कुछ लोग अपने बारे में कुछ नहीं बोलते, उनके बारे में उनका काम बोलता है। ऐसे ही एक खास शख्सियत मेरे साथ है, कुसुमलता गुसाई जी। एक सीधी सादी शर्मीली लड़की को जब उसके टीचर्स ने स्टेज पर बोलने के लिए प्रेरित किया, तो फिर उसने ऐसे धारा प्रवाह बोलना शुरू किया कि लोग उसके स्टेज पर आने का इंतजार करने लगे। कुसुम जी ने पहली बार स्टेज पर कब और कैसे बोला, आइए उनसे ही जानते हैं। मेरी एक टीचर थी मिस भाटिया। उन्हें पता नहीं कैसे ये अंदाज़ा हो गया कि मैं बोल सकती हूँ या मैं वो हुनर रखती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें स्टेज पे जाना है, तुम्हें बोलना है। इनिशियल जो पीरियड था मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं बहुत नर्वस हो जाती थी, डरती थी। लेकिन उनके परसिस्टेंट एफर्ट्स के कारण फाइनली कुछ महीनों के बाद मैंने वो अपनी जो शाइनेस थी, नर्वसनेस थी, उस पर काबू पा लिया। और वहाँ से जो यात्रा शुरू हुई तो फिर कभी रुकी नहीं। मैं चाहे सीनियर स्कूल में गई तो वहाँ भी एक साल ऐसे आया था कि हर फील्ड में, चाहे वो रेसिटेशन हो, डिबेट हो, एलिक्यूशन हो, स्टोरी टेलिंग हो, रीडिंग हो, ये हर कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज विनर मैं थी उस साल की, जब मैं 10th में थी। और हमारे जो कमिश्नर थे स्कूल के, वो बहुत हैरान थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। बट मैं यही कह रही हूँ कि मेरे टीचर्स बहुत इंस्पायरिंग थे। वो हमेशा मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस इंस्टिल करते थे कि तुम हो, तुम्हारे अंदर कोई एबिलिटी है, तुम थोड़ा फोकस्ड हो जाओ। और स्कूल के बाद तो फिर वो यात्रा बड़ी आसान हो गई क्योंकि कॉलेज में फिर मैं स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव हेड बन गई। हिंदी डिपार्टमेंट को मैं हेड करने लगी और मेरे प्रोफेसर्स की मैं बहुत प्रिय थी। जब मैंने बीएड किया सेम स्टोरी थी। तो फिर पब्लिक फील्ड में आ गई। एक बार मुलुंड के एक एमएलए थे मिस्टर गौरी शंकर त्रिवेदी। उन्होंने शायद मुझे किसी प्लेटफॉर्म पे, स्कूल प्लेटफॉर्म या कॉलेज प्लेटफॉर्म में कहीं तो देखा होगा। तो उन्होंने कुछ लोगों को भेज दिया कि मेरा इलेक्शन है तो वो लड़की को लेके आ जाओ। तो जो लोग आए वो पहचान के थे। मैं चली गई और मैं इंदिरा जी से काफ़ी इंस्पायर्ड भी थी। तो मैंने कहा चलो मैं जाके। तो उन्होंने मुझे कहा बेटा आपको मेरी कैनवसिंग करनी है, मेरी पत्नी आपका साथ देंगी। और मैं एक्चुअली उनकी स्टार कैंपेनर होती थी क्योंकि छोटी थी और काफ़ी अट्रैक्ट करती थी सबका ध्यान, क्योंकि लैंग्वेज में कंट्रोल भी था और बोलना अच्छा लगता था। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे कांग्रेस वालों को पता चल गया कि ये लड़की बोलती है। तो जब यहाँ पे हमारे पवई में मिसेस सिलिंग सिल्वा मिनिस्टर बनी तो वो आई और उन्होंने कहा कुसुम मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ महिला विंग को हेड करो और मैं ना नहीं सुनूंगी तुमसे। तो मैं वार्ड प्रेसिडेंट बन गई। तो यात्रा बहुत आसान रही। बट मैं आपको कहती हूँ ना कि मेरे ज़िंदगी में ये सब चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट कभी नहीं थी। मेरे लिए एक ही फोकस था, मैंने टीचर बनना है। ये जो साइड बाय साइड हुआ है ये इसलिए हुआ है क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई। कोई ना कोई आया, ये कर लो, तो मैंने कर दिया। और मैं ना कभी किसी को, अगर मैं कर सकती हूँ कोई काम तो मैं, बचपन से एक आदत है कि मैं हाँ कर दूँगी, और अगर हाँ कर दिया तो फिर कर देती हूँ। आपकी लाइफ में आपके टीचर्स का इतना बड़ा रोल रहा, तो आपके स्टूडेंट के साथ आपकी बॉन्डिंग डेफिनेटली बहुत अच्छी है। मेरे स्टूडेंट्स से जो मुझे प्यार मिलता है ना कमला जी, मैं सोचती हूँ वो मेरी सबसे बड़ी धरोहर है ज़िंदगी की। I mean, मैं रिटायर्ड हूँ, आज भी बच्चे मुझे मिलने आते हैं। टीचर्स डे होता है, मेरे बर्थडे होता है। जिस दिन मेरा बर्थडे था यहाँ पर सुबह के टाइम पूरा हॉल भरा हुआ था। मेरे बच्चे आए थे, मेरे जिन टीचर्स को मैंने रिक्रूट किया था वो आए थे। तो मेरे बच्चों का ये कहना है, जो मतलब इन जनरल बोलते हैं कि डिसिप्लिन जो है उन्होंने मेरे से बहुत सीखा। मैं अपने जब टीचर थी उस वक्त मेरा ये बहुत इस पे फोकस रहता था कि मैं 1 सेकेंड भी लेट ना हूँ मेरे क्लास में। मुझे जाना है और मैं जितने भी आवर्स हैं या मिनट्स हैं वहाँ, मैं उन्हें वेस्ट नहीं करती थी। तो मेरे जो स्टूडेंट्स अभी कोई डॉक्टर्स हैं, कोई इंजीनियर्स हैं एंड ऑल दैट, तो वो कहते हैं कि मैम आपने हमें इतना इंस्पायर किया ना कि हम आज वही चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने प्रोफेशन में, और जहाँ भी हम जाते हैं हम आपको मेंशन करते हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक तरह से रिवॉर्ड है कि बच्चे आके जब मुझे कहते हैं कि हम आपको फॉलो कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा इक्वेशन है बच्चों के साथ। आए दिन बच्चे मुझे कहीं मिलते हैं तो बहुत भाग के आएंगे, ऐसे लिपट जाएंगे। और मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थी,
ओह माय गॉड। बहुत स्ट्रिक्ट थी। लाइक आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर स्कूल में कुछ चीज़ कंट्रोल में लानी है तो प्रिंसिपल मुझे बुलाते थे कि आप जाइए वो क्लास में, और बच्चे बहुत घबराते थे मेरे से। बट ये था उनका कि जब तक वो काम ना हो मैं स्ट्रिक्ट थी, एक बार उनका काम पूरा हो गया, ढंग से कर दिया, तो फिर मैं बहुत फ्रेंडली हो जाती थी। ये उनका असेसमेंट है मेरे बारे में, मैं खुद नहीं जानती थी। सो आई शेयर अ वेरी गुड रैपो विद देम, और बच्चे बहुत प्यार करते हैं आज। तो आपने इतने सारे बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन कैसे है, अपने आप से या आपने किससे आई सीखा? थिंक मेरे पिताजी जो थे ना वो पूरे गांधीवादी थे। हम्म। उनकी लाइफ में मतलब डिसिप्लिन, अनुशासन, हर चीज़ की इतनी बड़ी जगह थी, ईमानदारी, सच्चाई। वो अभी भी जो यहाँ पवई के पुराने बड़े लोग हैं, वो जब यहाँ का कॉरपोरेटर है, वो अक्सर कहता है, दीदी पता है आपको, मैं अंकल को देखता था तो मुझे इतना डर लगता था, उनमें इतना डिसिप्लिन था। मतलब अगर आपने यहाँ से पेन उठाई है तो पेन वहीं रखो, उसे यहाँ वहाँ मत रखो, किसी दूसरे को ज़रूरत है तो उसे मुश्किल नहीं होनी चाहिए। उनके जॉब के बारे में वो कभी छुट्टी नहीं लेते थे, कभी नहीं। शायद वो क्वालिटीज़ उनसे मेरे अंदर आई, जबकि मेरे और उनके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे। वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर या इंजीनियर बनूं, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी खासी थी। और जब मैंने 9th में आर्ट्स लिया तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्होंने 6 महीने तक मेरा फर्स्ट टर्म का रिपोर्ट कार्ड, फर्स्ट टेस्ट का रिपोर्ट कार्ड साइन नहीं किया। मैं फर्स्ट आई थी क्लास में। उनका ये था कि इसने आर्ट्स क्यों लिया। तो मेरी जो वाइस प्रिंसिपल थी मिसेस लाहौरी, उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि भाई साहब आप उसका रिपोर्ट कार्ड तो साइन करो। तो बोले नहीं, उसने अपने मन से आर्ट्स लिया है तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मतलब ऐसा था, बहुत वो था कि ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, और मैं बिल्कुल रिबेल थी कि मुझे यही करना है, मैं करूँगी ये। तो शायद डिसिप्लिन वहाँ से आया। अपने कार्य के प्रति जो प्यार है, समर्पण है, वो भी उनसे ही सीखा मैंने। एक तरफ तो ये था कि आपके टीचर्स आपको स्टेज पर जाने के लिए इतना सपोर्ट कर रहे थे, और एक तरफ ये था कि आपने घर पे शायद मार खाई थी। तो वो क्या इंसिडेंस हुआ था? एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैं कॉलेज 76-77 की बात है, कि अर्जुन सिंह गुसाई जी, आपने नाम सुना होगा, वो जो क्रांति दल के नेता थे, राइटर भी थे वो हिलास के। तो उन्होंने मुझे कहीं देखा होगा, एज अ बच्चा कहीं पे बोल रही थी मैं, तो वो मेरे घर हर संडे आ जाते थे कि बेटा तुम समाज ज्वाइन करो। और उनके साथ साथ फिर एक भगवान सिंह रावत जी और भुवनेन्द्र जुयाल जी, ये तो रोज़ रात को 8 बजे के बाद आते थे, और संडे को अर्जुन सिंह जी आ जाते थे। तो मैं उनसे कहती थी, देखो मुझे नाच नहीं आता, मुझे गाना नहीं आता, मुझे एक्टिंग नहीं आती, मैं क्या करूँ आके, मुझे कुछ भी नहीं आता और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो एक दिन ऐसे हुआ, मेरे पिताजी ने ना मुझे ऐसे थप्पड़ मार दी कि ये क्या है, कुछ मैनर्स है कि नहीं, ये तुम्हारे इतने उम्र में बड़े हैं तुमसे, वो आते हैं तो तुम सुनती क्यों नहीं उनका, वो क्या बोल रहे हैं। मैं कहा वो मुझे कहीं बुलाते हैं और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। बोले नहीं, कल जाना, नहीं तो घर में आना नहीं। तो वो एक डर था। दूसरी तरफ भांडुप में एक रामलीला हुआ करती थी खाटली विकास की, तो मुझे भगवान राम के जीवन का, रामायण का बहुत ज़्यादा प्रेम है उससे। तो मैं जाती थी, और ये जो इंटरवल होती थी ना, जहाँ मेहमान आके भाषण देते थे, तो एक दिन शायद कुछ लोग आए होंगे, तो मैंने मेरे पड़ोस में एक मेरी फ्रेंड बैठी थी, मैंने कहा ये क्या बोलते हैं लोग, इनको बोलना तक नहीं आता। तो वो कहने लगी, अरे तुम ऐसे कैसे बोलती हो, तुम्हें बोलना आता है क्या? मैंने कहा मुझे आता है, मैं कॉलेज में तो बोलती हूँ ना। तो कहने लगी वहाँ जाके बोलोगी स्टेज में? मैंने कहा हाँ, लेकिन मैं उनको जानती नहीं हूँ। तो कहने लगी नहीं, वो मेरे मौसा जी, मैं उनको बुलाती हूँ और वो तुम्हें स्टेज में ले जाएंगे। तो मैं गई, ले गए वो मुझे, मैंने पता नहीं क्या कहा, लेकिन वो वातावरण पूरा बदल गया। I mean, पूरा फोकस मेरी तरफ आ गया कि एक लड़की स्टेज पर आकर बोल रही थी, और भुवनेन्द्र बिस जी जो कि एक्स प्रिंसिपल हैं, वो एक्चुअली वहाँ के वो होस्ट होते थे। तो अगले दिन से उन्होंने मुझे अपने पड़ोस में बिठाना शुरू कर दिया कि बेटा आज से तुम बोलोगी। तो इन पार्ट्स हम दोनों बोलते थे। फिर वहाँ से एक दिन ऐसे ही हो गया कि मम्मी भी गई, वो फर्स्ट डिश उस दिन ओके उसकी वजह से डांट पड़ी। उस टाइम क्या हुआ, शायद कुछ लड़के रहे होंगे वहाँ, तो मम्मी भी बैठी होंगी और किसी लड़के ने कहा होगा, अरे ये लड़की बहुत अच्छा बोल रही, मैं इसी से शादी करूँगा। और वो मेरी मम्मी ने सुन लिया, तो वो घर आ गई। मैं जैसे ही घर में आई, उन्होंने झाड़ू लिया, उस टाइम माओ का जो बेलन और झाड़ू, और उन्होंने इतना मुझे ना मारना शुरू किया, जबकि वो बहुत शांति प्रिय लेडी हैं।
तो मुझे मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले वो स्टेज पे जाके भाषण देती हो और लोग ऐसे बोलते हैं। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ उसका, मैं तो जानती भी नहीं हूँ। लेकिन फिर इस टाइम मेरे पिताजी ने मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा देखो अगर उसको बोलना आता है तो कोई कुछ भी बोले उसको करने दो। तो वहाँ से मुझे काफ़ी बड़ा सहयोग मिला। ये तो फिर बोलने की बात, राइटिंग स्किल, पहला इंटरव्यू शायद अमोल पालेकर का था। जी। तो कहाँ से मिले आपको अमोल पालेकर? पर नहीं, अमोल पालेकर, मैं फिल्मों की बहुत शौकीन हूँ अभी भी। अच्छा। रेगुलर फिल्में देखती हूँ मैं इस उम्र में भी। और उस वक्त भी एक फिल्म रिलीज हुई और जब किसी ने कहा कि वो अमोल पालेकर आए तो मैंने कहा चलो इंटरव्यू। मेरे लिए वो खेल था एक्चुअली। आई जस्ट वांटेड टू रोल प्ले कि जर्नलिस्ट ऐसे पूछते होंगे, बट वो मेरे ही फेवर में टिल्ट हो गया कि फ्री प्रेस ने उसको छाप दिया और कहा कि आप रेगुलरली जब जब लिखना चाहो लिख लो। तो मैं लिखने लगी और उस टाइम के जितने बड़े स्टार्स थे ऑलमोस्ट मैंने सबको कवर किया। 3 साल शायद मैं इस जगह पे रही लिखने के। फिर मेरी शादी हो गई और उसके बाद मेरे ससुर जी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि, मुझे याद है एक बार शायद श्रीराम लागू अमोल पालेकर यहाँ चांदी गली में शूट कर रहे थे नूतन जी के साथ कुछ। तो मेरा रात का टाइम था, अपॉइंटमेंट दिया था उन्होंने। तो मैंने पूछा तो बहुत गुस्सा, नहीं जाना है, बहुएं ऐसे करती। तो मैंने सोचा जाने दो, अभी घर में अनप्लेजेंटनेस हो उससे अच्छा छोड़ दो। तो वहाँ मैंने टोटल ब्रेक ले ली, फिर कभी नहीं किया। उसके बाद फिर आपने कभी फिल्म इंटरव्यू किया ही नहीं? कभी नहीं। दैट वाज द लास्ट। क्योंकि क्या हुआ ना कमला जी, उस टाइम मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी के एग्जाम्स दे रहे थे और मेरा पूरा फोकस था कि मैं उन्हें सहयोग दूँ। अगर घर में कुछ क्लेश हो, अशांति हो तो उनकी पढ़ाई पे असर पड़ता था। तो मैं वो नहीं चाहती थी। मेरे लिए मेरा करियर, मेरे शौक वो कुछ इतने बड़े मायने नहीं रखते थे। मैं चाहती थी कि वो एग्ज़ाम क्लियर करें और मर्चेंट नेवी ज्वाइन करें। इसलिए वो छोड़ दिया और फिर मैंने कभी उस बारे में रिग्रेट नहीं किया। मैं आज भी जब पीछे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने वो शौकिया तौर पे किया था। मुझे फिल्म स्टार्स अच्छे लगते थे, फिल्में अच्छी लगती थी। एक बार वो शौक पूरा हो गया, खत्म हो गई बात। आपकी शादी किस उम्र? मैं 24 इयर्स की थी तभी। ओके। शादी तो मैंने अपने मतलब होने नहीं दी, टर्म्स पे की। मैं कहा अगर कभी शादी की बात भी की तुम लोगों ने, मैं घर से भाग जाऊंगी। तो वो मम्मी को ये पता था कि ये ऐसे करेगी जरूर, ये जो बोल रही है। मैंने कहा मुझे जिस दिन शादी करनी होगी ना मैं आपको खुद कहूँगी। बट आते थे लड़के देखने वाले एंड ऑल। एक बार तो कोई बैंगलोर से आए थे, कोई बैंक का कोई लड़का था और मैं चीख रही थी मुझे नहीं शादी करनी है। और उसकी मौसी या मामी जो भी थी उन्होंने सुन लिया पूरा। फिर वो आए, बोले कोई बात नहीं बेटे आपको नहीं करनी है। मैं कहा आंटी सॉरी, मुझे अभी पढ़ना है, मुझे कुछ करना है, शादी तो हो जाएगी। तो शादी मेरे टर्म्स पे। तो टीचर बन चुके थे? या मैं एक्चुअली शादी के बाद जब मैंने जर्नलिज्म छोड़ा उससे थोड़े दिन पहले, मतलब 5-6 महीने पहले मुझे जॉब ऑफर आ गई थी, परमानेंट जॉब की। उससे पहले मैंने 1-2 बार कहीं किया था टेम्पररी बेसिस पे। जब कोई वैकेंसी आई थी, मेरी फ्रेंड ने कहा तुम आ जाओ, इंग्लिश टीचर की वैकेंसी है तो तुम पढ़ा सकती हो 2 महीने के लिए। तो मैं गई और मेरे पिताजी तभी टूर पे गए हुए थे भोपाल। तो जब वो आए और उनको पता चला मैंने जॉब की है तो वो बहुत नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा ये क्या है, लोग कहेंगे हम बेटी की कमाई खा रहे हैं। ये माइंडसेट था कि बेटियां, ये था एग्जैक्टली ये था। मैं बहुत डिटर्मिन्ड थी, इसलिए मैंने इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। लेकिन मेरे साथ की 90% लड़कियों की शादी 16, 17, 18 साल में हो चुकी थी। आई थिंक मेरे ग्रुप में मैं अकेली थी या 1-2 और रही होंगी जो मतलब ये टेस्ट को हम लोग फेस कर गए कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे, हमको कुछ बनना है। तो फिर उसके बाद आप काफ़ी पहाड़ी पत्रिकाओं में लिख रहे हैं। इससे फिर लिखना कब शुरू हुआ? लिखना तो वो एक प्रोसेस था। जब अर्जुन सिंह गुसाई जी आते थे तो वो कहते थे कि मेरी हिलास है, तुम लिखती क्यों नहीं हो। उत्तराखंड से भी जो लोग आते थे, क्योंकि कमला जी देखिए उस टाइम की मैं 70s की बात कर रही हूँ, लेट 70s। तब महिलाएं जो थी ना, लड़कियाँ, महिलाएं तो नहीं होती थी, लड़कियाँ या तो वो नृत्य के लिए आती थी स्टेज पे, या गीत के लिए आती थी, या एक्टिंग के लिए। बोलने के लिए तो कोई नहीं आता था और लिखने के लिए भी कोई नहीं था। तो ऑब्वियस मैं थोड़ा बहुत लिख लेती थी। तो शायद जो कोई भी उत्तराखंड से आता था तो कहीं ना कहीं उनको पता चलता था ये लड़की लिखती है, तो वो आ जाते थे मिलने। और फिर मैंने कहा प्रोत्साहन बहुत देते थे कि बेटा आप लिख लो, तो मैं लिख ली जाती। थोड़ा बहुत जो कुछ भी मुझे होता था मैं लिख लेती थी।
क्योंकि मेरे ख्याल से लगभग सभी जगह आप लिखा करते थे, मतलब मैक्सिमम जगह आपने लिखा है। हाँ, मतलब जब जब किसी ने कहा, तो ऐसा topic कभी वो देते थे, आप सिलेक्ट करते थे, कैसे? नहीं, वो कहते थे जो तुम्हें लिखना है लिखो। हम्म। उनको पता था कि मैं बंदिशों में कुछ नहीं करूंगी। वैसे वो सब जानते थे, अर्जुन सिंह गुसाई जी खास करके जानते थे कि इसको हम बांध नहीं सकते। वो हमेशा सबको कहते थे इसको आज़ाद छोड़ो, इसको जो करना है इसको करने दो, नहीं तो ये समाज में आएगी ही नहीं। तो वो शायद वो वर्ड टू माउथ, यही बड़े लोग मेरे जो सीनियर्स थे वो बोलते रहे होंगे। तो जो कोई भी आया उन्होंने कहा जो टॉपिक पे लिखना चाहो लिख लो। और मैं मतलब बहुत नहीं लिखा, लेकिन जो भी लिखा अपने मन से लिखा। कॉथिक के इनिशियल स्टेज पे आप कॉथिक के हाँ कोर मेंबर में थे, फिर तो कैसे हुई थी शुरुआत में, क्या क्या सोचकर ये? एक्चुअली क्या हुआ था, बीच में कॉथिक से पहले एक सेटअप बना था, युवक युवती परिचय सम्मेलन। ये श्री भगत सिंह शाह जी जिनकी अभी मृत्यु हो चुकी है, उन्होंने ये सेटअप तैयार किया था। तो एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि कुसुम तुम्हें भयंदर आना है, हम कुछ ज़रूरी काम है। तो मैं गई, वहाँ गई तो उन्होंने कहा 5 लोग बैठे थे और मैं अकेली थी उनमें सबसे छोटी। तो उन्होंने कहा ये शादी ब्याह के मामले में उत्तराखंड के बच्चों के लिए बहुत तकलीफ हो रही है, तो हम एक ग्रुप बना रहे हैं और उसको तुम हेड करोगी, तुम उस कार्यक्रम को होस्ट करोगी हमेशा। तो मैंने कहा देखिए मुझे तो उत्तराखंड के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे जातियों का कुछ पता नहीं, कौन ब्राह्मण है कौन, तो मैं मिक्सअप, बोले नहीं वो हम गाइड करेंगे बट तुम रेगुलरली स्टेज पे रहोगी। तो मैंने एग्री कर दिया। उसी एक कार्यक्रम में मुझे केसर सिंह बिस्ट जी मिल गए और वो आए और शायद आनंदी गैरोला जी की भी मुलाकात वहीं हुई। तो पता नहीं होता है ना, एक इंस्टेंट लाइकिंग होती है कि आप इंटेलेक्चुअली मेंटली एक दूसरे को इक्वेट कर रहे हो। तो पता नहीं किस पॉइंट पे मुझे लगा कि केसर सिंह जी से मैं बात करती हूँ तो मुझे ऐसे एक फुलफिलमेंट लगता है कि मैं कुछ मीनिंगफुल बात कर रही हूँ। तो तभी उन दिनों वो एक पत्रिका शुरू कर रहे थे जिसका दांडी कांटी से पहले एक और पत्रिका शुरू की थी, जन्मभूमि उत्तरांचल पत्र था वो, पत्रिका नहीं। तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि कुसुम जी ऐसा कुछ करें। तो मैंने कहा क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो मैंने कहा जो कुछ भी होगा, जो सहयोग होगा, आप मुझे जिस भी लायक समझें मैं करूँगी। तो वहाँ वो शुरू हुई, फिर कुछ साल वो चली, उसके बाद दांडी कांटी हुई, फिर उसमें भी हमारी यात्रा रही। तो वो एक बात हमेशा मुझे कहते थे कि मुझे इंग्लिश मैगजीन शुरू करनी है कुसुम जी और आप टेक ओवर करो। तो मैं हाँ हाँ कहती थी, बट मैंने उनको ये क्लियरली कह दिया था कि मैं उन लोगों में से हूँ कि जो जब तक पुश ना करो मैं काम नहीं करती। मैं बिल्कुल काम नहीं करती हूँ, मैं काफ़ी लेजी हूँ उस मामले में। तो मैं कहा आप मुझे पुश करेंगे ना कि ये है, मेरे सर पे लाके रखेंगे तो मैं करूँगी। वो कभी हुआ नहीं। और उसी दौरान उत्तराखंड राज्य की स्थापना हो गई थी 2009 में। एंड यहाँ कुछ मिनिस्टर्स आ गए थे मेरे घर पे, उत्तराखंड के बहुत सारे मिनिस्टर्स थे, लोग थे यहाँ। और एक कार्यक्रम था वेस्टर्न सबर्ब में कहीं पे, तो वहाँ पे नंद किशोर नौटियाल जी और मैं अड़ोस पड़ोस में बैठे थे। तो नंद किशोर नौटियाल जी बोले कुसुम मुझे एक आइडिया है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हम एक कार्यक्रम करेंगे कॉथिक टाइप। उन्होंने एग्जैक्टली ये बात कही थी, कॉथिक टाइप, और तुम उसे हेड करो। मैंने कहा नहीं नहीं मैं ये सब नहीं करूँगी, आप हेड करो, मैं आपको सहयोग दूँगी, मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं है। और फिर वो सब खत्म होने के बाद कुछ दिनों के बाद केसर सिंह जी से बात हुई, तो केसर सिंह जी ने ये बात मुझे कही कि बोले कुसुम जी ऐसा करना है। मैंने कहा हाँ, वो उस दिन वो भी कह रहे थे। तो बोले हम करें क्या? मैंने कहा आप तो कर सकते हो तो करो, मेरा सहयोग रहेगा, बट मैं इनिशियली कुछ करूँगी नहीं। तो उन्होंने ये पहला कार्यक्रम शायद थाने में किया था और काफ़ी सक्सेसफुल रहा वो। और फिर जो उनकी यात्रा रही आप तो जानते हैं, और जुड़े रहे काफ़ी सालों तक। फिर एक पॉइंट आया कि जब मैंने देखा कि अब तो मासेस जुड़ गए उनसे, मतलब अब मेरा कुछ बहुत बड़ा रोल नहीं होता था। मैं वहाँ जाती थी 2-3 दिन कभी, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत कलेक्शंस हो सकते थे वो करते थे हम लोग, क्योंकि कॉथिक का काफ़ी लाविश स्केल पे होता था वो। लेकिन जब मैंने देखा बहुत लोग जुड़ गए हैं, बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरा वो थोड़ा कम हो गया रुझान। और मैंने कहा अभी तो उनके साथ बहुत लोग हैं। तो अभी इसी टाइम केसर सिंह जी आए थे, तो मैंने जब ये बात कही तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा आपने ये सोच भी कैसे लिया कि हमारे पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं, एक्स्ट्रा लोग हैं। हर व्यक्ति की और पैसे की अपनी अपनी महत्ता है,
तो उन्होंने कहा आप ऐसे सोचेंगी तो बाहर के लोग क्या सोचते होंगे। तो फिर मैं इस साल गई और मैंने कहा ठीक है मैं इस साल आऊँगी। तो अच्छा रहा, उनके साथ तालमेल बहुत अच्छा रहा। और एक्चुअली आज जब मैं कौतिक देखती हूँ, मुझे नहीं मालूम लोग क्या कहते हैं, कौन कौन इसका क्रेडिट लेता है, बट मैंने कमला जी वो शुरुआत का दौर देखा है जब केसर सिंह जी फ़ोन पे मुझसे कहते थे कि कुसुम जी मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ, पैसे नहीं हैं, कुर्सियाँ नहीं हैं, कलाकार आए हैं उनको कहाँ रखना है। तो मुझे ऐसे लगता था कि ये व्यक्ति कितना स्ट्रेन ले रहा है, और उनका यही रहता था समाज को मान्यता दिलानी है। हम अलग अलग नंदकिशोर नौटियाल हैं, अर्जुन सिंह जी हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन वो अपने आप में एक एंटाइटी है। एज अ समाज हम कहीं भी नहीं हैं। तो उनका ये जो मकसद था, मुझे लगता है आज जब इस साल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र आए तो मैंने उन्हें बधाई दी। मैंने कहा आपका वो सपना आज पूरा हो गया और कहीं हम भी उसमें सफल हो गए। लेकिन जैसे केसर सिंह बिष्ट जी हमेशा बोलते हैं कि कुसुम जी एक स्टेप पीछे हो जाते हैं, और ये हमने भी देखा है कि आप कभी क्रेडिट नहीं लेते, आप काम करते हैं और पीछे हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? मुझे नहीं मालूम, शायद ये नहीं है ऐसा। क्या हुआ इनिशियल दौर में, क्या होता था जब एक लाविश स्केल में प्रोग्राम होने लगे कौतिक के, तो केसर सिंह जी मुझे फ़ोन करते थे कि कुसुम जी आज आपको ना आना है, आज कोई वीआईपी आ रहा है, सपोज चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, तो मुझे कहते थे कि आपको आके आज मन संभालना है, वो थोड़ा जो टाइम है। तो मैं चली जाती थी, लेकिन वहाँ पे उस स्टेज पे मेरे खड़े होने से ये 2 साल हुआ लगातार, और वो केसर सिंह जी ने पर्सनल कॉल किए मुझे कि आपको आना है। तो वहाँ पे कुछ जो नामचीन लोग थे ना, वो बड़े चिढ़ने लगे मेरे से कि ये क्या है, जब भी कुसुम जी आती हैं, कोई इंपॉर्टेंट आदमी आता है, माइक उनके हाथ में चला जाता है, और ये बात मेरे कान पे पड़ गई। तो मैं नहीं चाहती थी कि वहाँ पे कुछ ऐसी बात हो, ऐसे फ्रिक्शन हो, इतना बड़ा कॉज है, मैं इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ। मैंने केसर सिंह जी से कहा देखो मैं तो एक टीचर हूँ, मुझे तो रोज 400 बच्चे मिलते हैं, ऑडियंस मिलती है बोलने के लिए, मेरे लिए स्टेज पे आना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कहते हैं तो मैं आ जाती हूँ, लेकिन मैं आज से अब कभी नहीं आऊँगी, मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये पंचायतें नहीं चाहिए मुझे। मैं जैसे लोगों को रिस्पेक्ट देती हूँ, अगर वो मुझे नहीं दे सकते हैं तो आई जस्ट वॉन्ट टू बी अवे फ्रॉम दैट स्टेज। मैं आऊँगी, कौतिक में बैठूंगी, बट मैं स्टेज कभी नहीं छोड़ूंगी, और तब से लेकर आज तक मैं स्टेज पे नहीं। हाँ, तो ये सवाल इसीलिए था कि देखिए समाज में हर तरह के लोग हैं, और अगर मैं ये शो शुरू भी करूँ तो इसका रीज़न भी यही है कि कहीं आज भी फीमेल आगे नहीं देखी जाती, मतलब वो उसको वो रुतबा नहीं दिया जाता, वो जगह नहीं दी जाती कि जो वो डिज़र्व करती है। फीमेल है वो इतना कैसे बोल सकती, फीमेल है वो वहाँ पर कैसे बोल सकती, तो उनसे ऐसे लोगों के लिए आपने स्टेज छोड़ दिया। मैंने ना एक्चुअली कभी अपने आप को उस नज़रिए से नहीं देखा। मैं आपको कहती हूँ मेरी जो लाइफ की जर्नी रही है ना, चाहे मैं पॉलिटिक्स में रही, सोशल वर्क में रही, मुझे एक व्यक्ति के तौर से देखा गया हमेशा। मैं जब स्कूल में भी थी तो बहुत इंटेलिजेंट बॉयज़ होते थे, बट मुझे प्रेफर करा, तो मुझे कभी भी वो गर्ली वाली फीलिंग नहीं आई कि तू लड़की है तो ऐसा, तो ये बातें मेरे मन में कभी नहीं आई। अब आप बोल रही हैं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि पॉसिबल है। मुझे क्या लगता था कि ये जो लोग मेरे बारे में कहते थे कि कुसुम जी को इतना महत्व क्यों देते हैं, तो इनका ये प्रॉब्लम था कि जब इम्पोर्टेंट लोग स्टेज में आए उस वक्त ये वहाँ रहे, ना कि मैं। लेकिन डिजर्विंग कैंडिडेट रहना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि XYZ। पता नहीं, अब आप बोल रही हैं तो मुझे ये बात समझ में आ रही है। मैंने कहा ना, मैं अपने आप को कभी भी वो महिला वाले पर्सपेक्टिव से नहीं देखती हूँ। मैंने कभी भी अपने लाइफ में ये फेस नहीं किया कि आप एक महिला हो तो ऐसे करो। चाहे मैं पुलिस स्टेशन गई हूँ, चाहे मैं कहीं भी गई हूँ, मुझे एक इंडिविजुअल के तौर पे लोगों ने रिस्पेक्ट किया। तो मेरे चॉइसेस भी फिर वैसे होते हैं कि भाई अगर इस व्यक्ति को मुझसे तकलीफ है तो मैं उस जगह से ही अलग हो जाती हूँ। जनरली ऐसा होता है हम पहाड़ियों में ही मैक्सिमम समाज में कि बेटियों को उस माइंडसेट से पाला जाता है, देखो तुम कमज़ोर हो, देखो तुम ऐसे नहीं उछल सकती, देखो तुम ऐसे जोर से नहीं बोल सकते, और वो कॉन्फिडेंस दबता जाता। कहीं आज वो रेप होते हैं चाहे, या जो टीजिंग होती है उसके पीछे वो है कि वो नहीं बोल पाती, उसकी बॉडी लैंग्वेज, वो कॉन्फिडेंस दिखता नहीं है, इसलिए उसे टीज किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं तो हमें ही ब्रेक करना है। सही है। आप नहीं है, मैं नहीं हूँ, लेकिन ऐसे हजारों हमारी
उत्तराखंडी महिलाएं जिनका कॉन्फिडेंस कम है और वैसे ही कम देखा जाता है, तो अगर हम पीछे आएंगे तो आगे बात कौन करेगा? हाँ, वो मैं कह रही हूँ ना, मैं अब रियलाइज कर रही हूँ ये। अभी तक मुझे कभी भी ये लगा नहीं, क्योंकि मैंने अपने आप को ऐसे एज एन इंडिविजुअल देखा है कि भाई मैंने ये किया, क्योंकि किसी भी पुरुष से कम काम मैंने कोई भी क्षेत्र में नहीं किया। जब मैं स्कूल में भी थी तो जो मैक्सिमम काम होता था मेरे प्रिंसिपल मुझे देते थे कि आप करेंगी। मैं जब कॉलेज में थी मेरे लेक्चरर्स प्रोफेसर्स मुझे बुलाते थे। मैं जब पॉलिटिक्स में थी तो मेरे लीडर्स सबसे पहले मेरी चॉइस करते थे कि आप करेंगे ये काम, बाकी लोगों पे हमको विश्वास नहीं। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, जब ये दत्ता सावंत जी का मर्डर हुआ, वो पवई में ही रहते थे, तो उससे पहले मैंने एक इलेक्शन लड़ा था, कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया था। तो उस दौरान काफ़ी लोग मेरे संपर्क में आए। एक लड़का था, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, तो वो सूर्य नगर में रहता था, उसका अपना ऑटो था। एक दिन वो मेरे घर आया और कहने लगा कि मुझे ना आप बचा लीजिए। तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले वो दत्ता सावंत जी को जिन्होंने मारा था, वो जो किलर्स थे वो मेरे ऑटो में बैठ के कांचनमार्ग तक गए, और ये बात मुझे पता नहीं थी। मैंने मुझे तब रियलाइज़ हुआ जब वो उतर रहे थे, उन्होंने पीछे मेरी गन लगाई थी और बोला पीछे मत देखना और किसी को बोलना मत। तो बोलता, तब मुझे समझा कि ये वो किलर्स हैं। तो मैंने कहा देखो आप एक काम करो, आप सीधे सीधे, मैंने उनको यहाँ के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस या मैंने उनके नाम दिए। मैंने कहा उनके पास जाओ, क्योंकि उसके अगले दिन, जिस दिन वो लड़का मेरे घर आया, अगले दिन हमारे स्वामिनी एक संस्था थी, उसका फंक्शन था और सुनील दत्त जी चीफ गेस्ट थे हमारे। तो वी वर वेरी एक्साइटेड कि वो आ रहे हैं। मैंने कहा मुझे टाइम नहीं। तो वो एकदम रोने लगा, बोला नहीं दीदी, अगर मैं किसी और के पास जाऊँगा ना, वो मुझे बेच देंगे पुलिस के साथ मिलकर। वो कहेंगे कि पैसे खा के कहेंगे इसी ने, मैं सिर्फ आपके पास आया हूँ, आपने मुझे बचाना। तो मैं इतने सख्ते में आ गई। एक तो इतना बड़ा वो क्राइम था, पुलिस वाले पूरी पवई में फैले थे और सब मुझे जानते थे। तो मैं अक्सर मतलब 3-4 बार जब उस जगह से गई तो मिला क्या, तो बोलते थे नहीं। बट वो लड़का मेरे घर में रहा, उस 3-4 घंटे मेरे घर में रहा। फिर 2-2:30 बजे अपने घर गया। अगले दिन मेरी एक फ्रेंड थी जिसका भाई इंडियन एक्सप्रेस में था, कोई बहुत बड़े होते थे, नारायण मूर्ति नाम था उसका। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा मूर्ति वो मिला क्या, वो व्यक्ति जिसके गाड़ी में ये किलर्स गए? तो बोले नहीं। तो मैंने कहा अगर मिलेगा तो क्या होगा, मैं पहले पूरा पूछना चाहती थी। तो उनको डाउट आया। उन्होंने कहा वो कहीं आपके वहाँ तो नहीं है। मैंने कहा नहीं मेरे यहाँ कहाँ होगा, मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ जो अपने क्यूरियोसिटी के लिए। तो उन्होंने कहा कि देखो अगर वो मिल भी गया ना तो उसको पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए, पुलिस उसको फ्रेम कर देगी। तो मैंने कहा फिर क्या करना चाहिए? तो बोले उसको ना किसी जर्नलिस्ट के आगे आना चाहिए, अपनी स्टोरी बतानी चाहिए और फिर पुलिस के यहाँ जाना चाहिए। तो मैंने कहा आप आ सकते हो क्या? तो बोले कहाँ है वो? मैंने कहा मेरे घर में। तो वो आए और इतने बड़े बड़े कैमरास, पता नहीं कितने सारे थे वो। फिर उन्होंने मेरे किचन में बैठ के, तब हम एक फ्लैट में रहते थे, वहाँ उसका इंटरव्यू कंडक्ट किया पूरा। और फिर उन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस को भाईकला में फ़ोन लगाया कि एक मैम आपसे बात करना चाहती हैं। तो मैंने कहा सर मैं पवई से बोल रही हूँ और मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। तो पूरा उन्होंने सुना। वो एक महाराष्ट्रियन थे, मुझे इतना याद है। और उन्होंने कहा मैम आप प्लीज़ उसको भी मत निकालिए घर के बाहर और खुद भी मत निकलिए। मैंने कहा मुझे तो जाना है, मेरा प्रोग्राम है, सुनील दत्त जी आ रहे हैं तो मुझे तो जाना है, बट मैं इसको सेफगार्ड करके जाती हूँ। फिर प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद रात को करीब 12:30 पौने 1 को उन्होंने पवई पुलिस स्टेशन के पूरे ऑफिसर्स को वैन भर के वहाँ बुलाया और हमें प्रोटेक्शन दी। और इस लड़के को जो ये था, इसको वो जो जर्नलिस्ट थे वो लेके चले गए। तो ये पुलिस वाले, पवई वाले मुझे पूछते रहे आपको क्यों इतना प्रोटेक्शन दे रहे हैं? मैं कहा मुझे भी। और उन्होंने कहा था आप कुछ कहना नहीं रास्ते में। तो जब हम वहाँ पहुँचे करीब उस दिन रात, मतलब सुबह 4 बजे मैं घर लौटी, तो मैंने उनसे अश्योरेंस ली। मैंने कहा कमिश्नर साहब मैं इस लड़के को पर्सनली जानती हूँ, इसका एक ही अगर कोई गुनाह है तो वो है कि ये लड़का, इस लड़के के ऑटो में वो लोग गए हैं, बाकी ये बहुत अच्छा है। तो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि मैम हम उसको टच भी नहीं करेंगे, अगर आप कह रही हैं वो इनोसेंट है और वो इनोसेंट हुआ तो हम कुछ नहीं करेंगे, आप जाइए। फिर उन्होंने मुझे मतलब अपनी कार में घर भेजा।
फिर अगले दिन सुबह फिर फ़ोन आया कि वो कुछ बोल नहीं रहा है, वो बेहोश हो गया है, आप आइए। फिर मैं गई स्कूल आवर्स के बाद 6 बजे, और मैंने फिर उसको कहा कि आप डरो मत, मैं हूँ यहाँ पर। तो फिर उसने कन्फेस किया कि ऐसा हुआ था, उन्होंने कट्टा रखा एंड ऑल दैट, वो स्टोरी। और उन्होंने फिर मुझे अश्योर किया कि आप घर जाइए, हम 12-15 दिन इसको छोड़ेंगे नहीं, इसकी जान को। तो कमिश्नर साहब ने कहा आते रहिएगा, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत नर्वस है, डर रहा है। तो मैं सैटरडे संडे से हमारा ऑफ होता था, उस दिन चली जाती थी उनको मिलने के लिए। फिर 15-16 दिन के बाद उन्होंने बहुत ही सीक्रेटिवली उस व्यक्ति को उसके घर छोड़ दिया और मुझे फ़ोन किया कि मैम हमने उसको छोड़ दिया है और अब उसको कहिए ज़्यादा बाहर ना घूमे। मैं आपको इसलिए ये इंसिडेंट बता रही हूँ क्योंकि मुझे जब भी मैं जिस भी काम से जुड़ी, एक महिला होने के नाते कभी नहीं जुड़ी, एज एन इंडिविजुअल कोई भी कॉज रहा हो, अगर मुझे उसमें सेटिस्फैक्शन मिला हो या किसी ने मेरे अंदर एबिलिटी देखी हो, तो मुझे लगा कि चलो कर दो। और मैंने कभी ज़िंदगी में ये फेस नहीं किया कि तुम महिला हो तो तुम इधर बैठो। मेरे घर में ये वातावरण नहीं था, सिवाय मम्मी के कि जब लड़की है शादी हो जाए, वो एटीट्यूड था उनका, बट अदरवाइज नहीं कि तुम्हारे 2 भाई हैं तो तुम लड़की हो, ऐसा कभी नहीं था। स्कूल में नहीं था, कॉलेज में नहीं था। मैं उस मामले में बहुत लकी रही। उत्तराखंड की बात हो तो उत्तराखंड के लिए क्या क्या, किस किस पड़ाव पर किस किस तरह के काम करने के मौके मिले? और जैसे मुझे याद है आपदा के टाइम आपके सारे टीचर्स यहाँ पर एकजुट थे। कौथिक का इनिशिएट मुझे केसी सिंह बिस जी बताते हैं कि आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ, तो किस किस तरह के मौके मिले? एक्चुअली कमला जी, मैं इन बातों को कभी इतना महत्व नहीं देती कि मैंने ऐसे किया है, बट मैंने जो भी किया है ना, चाहे वो समाज के लिए झाड़ू ही मारा हो, बहुत मन से किया है। उसमें ज़रा सा भी ऐसे वो नहीं किया कि नहीं, काम चोरी नहीं की। तो जो भी कॉज रहा हो, चाहे वो लिखना रहा हो, चाहे वो महिलाओं के संगठन से जुड़ना रहा हो, या अपने समाज का प्रचार करना रहा हो। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मुझे गढ़वाली बोली नहीं आती, फ्लुएंटली बोली मैं बोलती हूँ, बट वो बहुत ही जैसे अभी कोई महाराष्ट्रियन है वो बोलेगा, मैं बिल्कुल उस टाइप में बोलती हूँ। और क्योंकि मैं एक लैंग्वेज पर्सन रही हूँ, तो मुझे ये बात बहुत खलती है कि मैं लैंग्वेज को सही ढंग से नहीं बोलती, इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ। इस बात को जगह जगह पे, इवन मैं जब छोटी थी, इश्यू बनाया जाता था कि इससे तो भाषा बोलनी नहीं आती, इससे तो भाषा बोलनी नहीं आती। मुझे ये बहुत हास्यपद लगता है। भाषा बोलनी आनी चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। बट क्या होता है ना, हम जिस वातावरण में पले बड़े, मेरे पिताजी नेवी में थे, तो हमारे साथ जितने भी लोग थे वो या तो पंजाबी से मैक्सिमम या साउथ इंडियंस थे। तो एक कन्वीनियंट लैंग्वेज थी हिंदी या इंग्लिश, और हम वही बोलते। कभी ये डेलिबरेटली ऐसे नहीं किया कि नहीं हमें गढ़वाली नहीं बोलनी है, ऐसा नहीं था, बट अच्छी तरह से नहीं आता प्रोनाउंसिएशन, इसलिए नहीं बोलते। लेकिन मैंने, जहाँ तक मेरी याद जाती है, जब मैं ये फिल्म इंटरव्यूज़ वगैरह लेती थी, तो एक बार मैं ताराचंद बड़जात्या जी के ऑफिस गई थी उनका इंटरव्यू लेने के लिए, और जो मतलब फादर फिगर थे उन तक पहुंचना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उन्होंने कहीं मेरा एक इंटरव्यू पढ़ा था नरगिस दत्त का, तो जैसे ही मैं गई ना, तो उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया। और उन्हीं दिनों आबा धुलिया जी के साथ वो फिल्म बना रहे थे, राधा और सीता या कुछ ऐसे। तो उन्होंने मुझे और बहुत प्यार से ना, मतलब उनको लगा मैं बहुत छोटी हूँ एंड ऑल दैट, तो उन्होंने कहा आप कुछ फिल्मों के लिए लिखना चाहेंगी? मैं कहा नहीं, मुझे वो सब नहीं है, मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मुझे सिर्फ आपका इंटरव्यू लेना है। और अगले दिन जब मैं वो इंटरव्यू लेके गई, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी हिंदी तो बहुत अच्छी है, कितनी सुंदर हिंदी लिखती हो आप, कहाँ की हो? तो अब मैंने कहा मैं ना गढ़वाल की हूँ। तो गढ़वाल कहाँ? कोई जानता नहीं था। अब मैं भी गढ़वाल गई नहीं थी ज़्यादा, तो मैंने कहा वो देहरादून मालूम है आपको? बोले हाँ। मैंने कहा बद्रीनाथ, केदारनाथ? बोले हाँ। तो आई वॉज वेरी पर्टिकुलर कि मैं लोगों को बताऊं कि मैं गढ़वाली हूँ। ये एक फियर्स मेरा नेचर में था ये फियरलेसली। और तब उन्होंने मुझे कहा लेकिन आभा, मैंने कहा आबा धुलिया है ना, वो भी गढ़वाल की? बोले नहीं, वो तो गढ़वाल की नहीं है, वो, उन्होंने कुछ अजीब सा कुछ कहा। मैंने कहा नहीं, वो गढ़वाल की हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, शायद आपको नहीं मालूम इसलिए उन्होंने नहीं बताया होगा। और जो भी कॉजेज, चाहे वो स्टेज का काम रहा हो, चाहे वो फंड्स इकट्ठे करने रहा हो, क्रांति दल का काम रहा हो, कोई भी, मुझे अगर ये कहा गया कि कुसुम तुम ये करो, तो मैंने एज ए उत्तराखंडी ये काम किया।
कुछ सालों पहले जब उत्तराखंड नया नया बना था तो यहाँ मैंने कहा ना बहुत मीटिंग्स होती थी, सब यहाँ मंत्री वगैरह आते थे। तो एक बार किसी ने कहा था कि कुसुम जी को क्या इंटरेस्ट है इनमें। मैंने कहा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं एक उत्तराखंडी हूँ, अगर मैं ये जगह दे सकती हूँ अपने समाज के लिए तो मुझे खुशी होती है। बाकी मेरा पर्सनल किसी भी मंत्री में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं उन्हें जानती तक नहीं हूँ। तो ये जो पर्सपेक्टिव है, जब तक मैं स्कूल में थी, हमारा जब एनुअल डे होगा एक उत्तराखंडी डांस कंपलसरी था। मैं 36 इयर्स में थी, मेरे टीचर्स जब मैं रिटायर होने से पहले पूछते थे, मैम जब आप चली जाएंगी तभी भी करना पड़ेगा। मैं कोशिश करना कि एक उत्तराखंडी मेरे ऑनर में रखो। तो मेरा ये कहना है कि उत्तराखंडी भाषा या बोली बोलना बहुत ज़रूरी है, बट अगर वो नहीं आती किसी को और वो अपने समाज से जुड़ा है तो लोग उस बात की कद्र करें, उस ये ना बोल पाने वाली जो एलिमेंट है उसको हाईलाइट ना करें। तो ये होता है, भाषा बोल देने से काफ़ी नहीं होता, उस भाषा के लिए, उस जगह के लिए काम करना ज़रूरी होता है। कुसुम जी ने बहुत सारे काम किए इस सीरीज़ की, इस इंटरव्यू में आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन अगली बार मैं जल्द आपसे मिलूंगी बहुत सारी बातें करने। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।